हरदम ध्यान रखती, कभी ना करती आनाकानी। परिवार का आधार है माँ, माँ बिन अधूरी सबकी कहानी। जी हाँ, जीवन की शुरुआत माँ से ही होती है। माँ जितनी सुरक्षित होगी, उतना ही शिशु का आने वाला भविष्य भी सुरक्षित और बीमारियों से दूर होगा। आज का दिन यानी 11 अप्रैल का दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में। तो आज यह चर्चा हमने इसी विषय पर रखी है और इस चर्चा पर हमारे साथ हैं दो विशेषज्ञ, दो ऐसी महिला शक्तियां जो मातृत्व के लिए हमें जागरूक तो करेंगे ही और खुद भी इसी से जुड़ी हुए कार्य वो करती हैं। तो आइए परिचय करवाती हूं मैं हमारे आज के मेहमानों से। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीषा खरे जी, जो कि भोपाल से जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। स्वागत है मैम आपका इस कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं वो हैं श्रीमती मनोभावना सिंह जी, जो कि रीवा से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। स्वागत है मैडम आपका भी इस कार्यक्रम में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हम आज सुरक्षित मातृत्व के बारे में बात करने वाले हैं, तो आज ये जो चर्चा होगी हमारी, ये सुरक्षित मातृत्व के बारे में ही होगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये दिन क्या है। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर मनीषा खरे जी की तरफ। मैडम, हमें बताइए कि क्या है ये दिन, इसका क्या महत्व है और क्यों इसे मनाया जाता है। राष्ट्रीय मातृत्व सुरक्षित योजना या सुरक्षा योजना 11 अप्रैल को मनाई जाती है साल में एक बार। और यह कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस भी है इस दिन, जो कि महात्मा गांधी की पत्नी, जिनको कि बा कहा जाता था, और वो महिला सशक्तिकरण का एक प्रतीक है। इस दिन हम लोग ये मनाते हैं और इसमें गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और उसके बारे में जागरूकता प्रदान करते हैं, फैलाते हैं। भारत दुनिया में एक ऐसा देश है जहां 15%, पूरे विश्व की 15% मौत जो होती हैं महिलाओं की, वो भारत में होती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और देखा गया है कि हर साल 24,000 महिलाएं प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये मृत्यु दर बहुत ज़्यादा था, तो ये डिसीजन लिया गया और भारत सरकार ने फिर एक डिसीजन लिया, WRI एक संस्था है उसके साथ, कि हम इस दिन को ऐसा मनाएंगे जिसमें सारे देश में प्रसव जो महिलाएं जो गर्भवती रहती हैं उनकी केयर की जाए। इसके लिए इस दिवस को मनाया जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। और हमारा जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो मृत्यु दर है, वो है अभी 193 पूरे विश्व में, मतलब भारतवर्ष में। और मध्य प्रदेश का जो मृत्यु दर है वो इससे और भी ज़्यादा है, 123 है आंकड़ा। उसको WHO ने कहा है कि उसको हमको 2030 तक इस मृत्यु दर को कम करके 30 लाना है। बिल्कुल, तो इस तरफ ये पहल करी गई है कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाकर हम कहीं ना कहीं एक जागरूकता ला रहे हैं समाज के अंदर कि किस तरीके से एक गर्भवती महिला को हम सुरक्षा प्रदान कर पाएँ। तो चलिए चलते हैं मनोभावना जी के पास। जैसा कि आप आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई हैं, तो सबसे पहले हमें यही बताइए कि अगर हम एक ग्राउंड लेवल की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं आप, क्या कार्य आप करते हैं जिससे मातृत्व सुरक्षा की तरफ हमारे कदम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री द्वारा ये अभियान चलाया गया है कि महीने की 9 तारीख को हम गर्भवती माता की निःशुल्क जांच कराते हैं। उससे क्या है, होने वाले प्रसव के दौरान माँ और बच्चे दोनों सुरक्षित रह सकते हैं। और आयरन की, कैल्शियम की गोलियां देते हैं और आयरन का चढ़वाते हैं, इंसुलिन, और हो गया यही, मतलब अच्छे से दवाइयाँ और जांच भी कराते हैं संस्थागत में। जी, तो मतलब अगर कुल मिला के माना जाए तो गर्भ धारण से लेकर शिशु के जब तक जन्म होता है और उसके पश्चात तक की सारी जो सुरक्षा है वो हम प्रदान करते हैं अपनी माताओं को। जन्म के बाद टीका भी लगवाते हैं फिर बच्चे को, जिससे बच्चा स्वस्थ रहे। माँ को भी टीके लगते हैं, टिटनेस के 2। बिल्कुल, और भी आपसे जानेंगे यहाँ पर कि क्या क्या काम आप करते हैं अपने स्तर पर। और यहाँ पे मैडम आपकी तरफ चलती हूँ। एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं SMI, जिसको सुरक्षित मातृत्व पहल कहा जाता है हिंदी में। वो क्या है और क्या स्थिति, अगर हम आज की बात करें तो क्या स्थिति है देश में अगर हम मातृत्व सुरक्षा की बात करें तो? जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि सुरक्षित मातृत्व पहल एक ये इनिशिएटिव है सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य रहता है कि गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु को सुरक्षित और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। ये निःशुल्क रहेंगी सारी सुविधाएं, और ये इसमें कई योजनाएं बनाई हैं सरकार ने। उसमें से एक PMSMA जिसको कहते हैं, वो योजना है जिसमें हर 9 तारीख को और 21 तारीख को महीने के सब महिलाएं को निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाती है, जिसमें प्रसव पूर्व
महिलाओं के प्रसव के दौरान और प्रसव पश्चात पूरी एडवाइस दी जाती है। और जो है इसके अलावा एक सुमन योजना है जिसमें उनको ट्रांसपोर्टेशन भी मिलती है कि आपको वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे आप अस्पताल तक। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो वहाँ पे ये सुविधा भी दी जाती है। और दवाइयाँ जैसा कि उन्होंने बताया कि कैल्शियम, आयरन, टिटनस का इंजेक्शन, और उसमें हमारा एम रहता है कि कौन सी महिलाएं हैं जो हाई रिस्क हैं उनको पहचानें और उनको संस्थागत डिलीवरी के लिए हम लोग मोटिवेट करें। बिल्कुल, बहुत सही जानकारी यहाँ पर आपने मनीषा जी दी कि किस तरीके से अगर हम देखा जाए तो जितना हम प्री प्लान करके चलेंगे, भले ही वो प्रेगनेंसी हो चाहे किसी शिशु का जन्म हो, जितना ही वो प्री प्लान रहेगा उतनी ही सेवाएं और उतनी ही सुरक्षा हम अपनी माताओं को दे पाएंगे। मनोभावना जी, अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर ग्रामीण परिवेश की बात की जाए तो वैसे तो देश और दुनिया में काफ़ी बदलाव आए हैं, समाज में काफ़ी बदलाव आए हैं, पर अगर हम आपके क्षेत्र की बात करें तो किस तरीके का बदलाव आप देखती हैं? अगर घर, परिवार, समाज तीनों को हम एक साथ देखा जाए तो एक माता की सुरक्षा के लिए किस तरीके का नज़रिया आज के समय में लोग रखते हैं? पहले क्या था, पहले गांव में जैसे सास और बहू ये समझती थी, उनको खाना पहले जैसे सास खाएं फिर बहू खाएं, ये सोच रहते थे। अब बदल रहा है, अब सब कुछ बदल रहा है और बहुओं को दिया जा रहा है कि आप पहले खा सकती हो, नाश्ता करो, खाना खाओ, ताकि गर्भधारण में जो प्रॉब्लम आती हैं वो ना हो प्रसव के दौरान। और बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, मतलब समाज जी बदल रहा है, नज़रिया बदल रहा है जी उनका। जी। और अगर बात की जाए, अगर मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर कि जो हमारी दोनों मेहमान हैं वो मातृत्व शक्ति वाली तो हैं ही, अपने क्षेत्रों में जुड़ी हुई ही हैं, साथ ही साथ ये दोनों ही गायिकाएँ भी हैं। तो मनोभावना जी, जैसा कि हम आपके बारे में जानते हैं कि आप बघेली लोकगीत गाती हैं जी, तो क्या कुछ खास इस मौके पर आप सुनाना चाहेंगी बघेली लोकगीत के माध्यम से? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो फिर यही मातृत्व योजना है तो इसमें हम एक बधाई गीत सुना रहे हैं। बिल्कुल, स्वागत है। अरे जन्म लिहिन रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया, जन्म लिहिन रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया, बाज बधैया सखी बाज बधैया, बाज बधैया सखी बाज बधैया, जन्म लिहिन रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया, जन्म लिहिन रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया, कोयल उठामे अनधन सुन माँ, कोयल उठामे अनधन सुन माँ, कोयल उठामे रुपैया, अवधपुर बाजे बधैया, जन्म लिहिन रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। बहुत खूब ये आपने लोकगीत यहाँ पर सुनाया और ये बधाई गीत है एक तरीके से। यहाँ हम अपनी संस्कृति से जुड़े होने का भी परिचय देते हैं कि किस तरीके से नया और विकसित भारत जो है वो माताओं के लिए सुरक्षित एक मातृत्व तो प्लान कर ही रहा है, साथ ही साथ ये बधाई गीत मेरे ख्याल से आप लोग आंगनवाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं वो सुनाते हैं हमारी माताओं बहनों को। बहुत खूब यहाँ पर आपने बात बताई। और मनीषा जी, आपकी तरफ चलते हैं यहाँ पर, और हमें ये ज़रूर बताइए कि बदलाव तो काफ़ी आए हैं। अगर हम ये सारी योजनाओं की बात करें तो एक सरकार की तरफ से पहल है कि मातृत्व जो है वो सुरक्षित रहे, गर्भधारण से लेकर शिशु के जन्म तक और उसके पश्चात भी। पर क्या आपको लगता है कि आज भी इस दिशा में कुछ प्रयास हमारे अधूरे हैं? अभी तो बहुत सारे प्रयासों की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश जो है उसमें स्पेशली, क्योंकि मैटरनल मोर्टालिटी रेट यहाँ का बहुत ज़्यादा है, मैंने बताया, तो हमको पहले तो महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए। शिक्षा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिससे उनको समझ में आए, उनको जागरूकता मिले, वो आएँ, आपको अस्पताल में दिखाएं। प्रसव पूर्व जन्म से ही अगर माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा, जो कि फ्यूचर में जाके जननी बनेगी। तो उसको आपको भ्रूण से ही उसका न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट है। और ये ज़रूरी है कि महिला जो है उसका उसको जो शिक्षा दी जाए, उसको सारे अधिकार दिए जाएँ कि वो जो करना चाहती है वो करे। शिक्षा, अधिकार, सुरक्षा और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता उसको मिलना चाहिए फाइनेंशियली भी। तो अगर वो पढ़ेगी लिखेगी तो अपने पैरों पे आएगी और अपना इलाज स्वयं के लिए कर सकती। दूसरी चीज़ है कि जो इतनी योजनाएं हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कर रहे हैं, जो मंत्री जी हैं इन्होंने प्रधानमंत्री योजना के तहत
उसमें राशि भी प्रदान करते हैं। ये जो जितनी भी धनराशि मिलती है महिलाओं को ही मिले, उनके ऊपर ही खर्च किया जाए और उनके बच्चों पर खर्च किया जाए। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर कम करने का ये भी एक तरीका। दूसरी चीज़, डिलीवरी के पश्चात महिलाओं को सफिशिएंट लीव मिलना चाहिए, छुट्टी मिलना चाहिए बच्चे की केयर के लिए, जो कि अब बढ़ गई है। पहले हम लोगों के समय 45 दिन मिलती थी, अब शायद 6 महीने मिलती है ना। तो ये ज़रूरी है और उनको समाज में भी ज़रूरी है सबको कि उस महिला को जो कि डिलीवरी हुई है उसकी थोड़ी मदद करें, है ना, जिससे कि वो घर वाले भी अगर हेल्प करेंगे, समाज में अगर हेल्प करेगा, तब महिला जो है, क्योंकि ये जो है जो काम है ये महिला ही कर सकती है। डिलीवरी तो महिला को ही करनी है और बच्चे को भी माँ को ही पालना है, ब्रेस्ट फीडिंग भी माँ को ही कराना है, तो ज़रूरी है। तो शिक्षा ज़रूरी है, फिर फाइनेंशियली उनको इंडिपेंडेंट रहे, उनके सारे अधिकार रहें, माँ को सम्मान देना चाहिए जिस माँ ने आपको पैदा किया, जो आपको पाल पोस के बड़ा कर रही है, जो आपके साथ हर पल खड़ी हुई है साथ में, उसको सम्मान दें और उसको ज़रूरी है कि उसको अधिकार दें। बिल्कुल। और अगर हम बात करें सुरक्षित मातृत्व के जो हम प्रोसेसेस इसमें फॉलो कर रहे हैं कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स भी अपनी सेवाएं देते हैं और उस तरीके से क्वालिटी इम्प्रूवमेंट जो है वो किया जा रहा है, तो उसके बारे में भी हमें बताएं। देखिए, ऐसा है कि अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस पता लगेंगे, अच्छे डॉक्टर्स अगर आपको देखेंगे, समय समय पे आपकी जांच होगी तो आपके कॉम्प्लिकेशंस बता सकते हैं। मैटरनल मोर्टालिटी, जो माँ के मरने के कारण रहते हैं, शुरुआत के 3 महीनों में सेप्टिक अबॉर्शंस होते हैं। आजकल जो गोलियां बच्चा गिराने की मिल रही हैं, MTP पिल्स जिनको कहते हैं, वो अपने सेल्फ मेडिकेशन हो रहा है, जबकि वो नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ डॉक्टर को ही देना चाहिए। औरतें अपने आप गोली खाती हैं, इतनी ब्लीडिंग होती है उनको, DNC के दौरान ही कई बार उनकी मौत हो जाती है, उनको ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो अपने आप से दवाई ना लें, हमेशा डॉक्टर को दिखा करके ये दवाई खाएं। दूसरा होता है प्रेगनेंसी में BP बढ़ना, तो ब्लड प्रेशर की जांच ज़रूर कराएं। एक्लेम्शिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, खून की कमी, तो ब्लड टेस्ट भी कराएं। खून की कमी, एनीमिया से थोड़ी भी अगर ब्लीडिंग डिलीवरी में होती है तो वो आपकी मौत का कारण बन सकती है, PPH इसको कहते हैं। तो एनीमिया को कंट्रोल करें, फिर डिलीवरी संस्थागत कराएं, जो कि अब मुझे लगता है धनराशि की वजह से या उनकी शिक्षा की वजह से आजकल संस्थागत डिलीवरीज, जिनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा रोल है, सारी डिलीवरीज हॉस्पिटल में ही हो रही हैं। तो ये ज़रूरी है। तो ये सारे अगर कॉजेज़ डेथ के जो हैं, अगर उनको कंट्रोल किया जाएगा तो हमारे देश के। और दूसरी चीज़ ज़रूरी है कि स्पेसिंग, 2 बच्चों के बीच में गैप रखें। और दूसरी चीज़, कम बच्चे पैदा करें। आजकल ऑपरेशन से डिलीवरीज होती हैं, 2 ऑपरेशन से ज़्यादा तो तीसरे की कोशिश भी ना करें। अगर बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस होते हैं तो आपके डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बढ़ते हैं। तो अगर परिवार नियोजन के स्थायी और अस्थायी रूप का भी आप लोग इस्तेमाल करें, जिससे कि ज़्यादा बच्चे ना हो, नसबंदी भी कराएं, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए पूरे घर परिवार, अगर माँ तैयार भी रहती है, वो एनेस्थीसिया में रहती है, घर वाले मना कर देते हैं कि नसबंदी का ऑपरेशन हमको नहीं कराना। और लड़का लड़की में भेदभाव ना करें। 2 लड़कियां हो जाती हैं तो फिर वो ऑपरेशन नहीं कराते, जिससे कि एक लड़का तो हो जाए। ज़रूरी है कि तीसरी बार आपको लड़का ही हो। बिल्कुल। इस बात पर भी गौर हमें करना पड़ेगा। और अगर मैं आपकी बातों का निष्कर्ष एक निकालूं तो एक भ्रांति रहती है मन में कि केवल जब डिलीवरी का टाइम आया है, प्रसव का टाइम आया है, उस समय चिकित्सा सुविधाओं को हम लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं। पर मेरे ख्याल से आपकी बातों से यही चीज़ समझ में आती है कि एक नवयुवती भी है अगर जो कि आगे चलकर माँ बनेगी, तो उसको निरंतर चिकित्सा सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम एनीमिया की बात करें तो उसका ध्यान भी मेरे ख्याल से कम उम्र से ही रखना होगा। क्या कहना चाहते हैं? इसके अलावा जब शादी करें तो जन्मपत्री मिलाने की जगह मुझे लगता है ब्लड ग्रुप देखना चाहिए। RH नेगेटिव जो रहती है प्रेगनेंसी, उसमें कॉम्प्लिकेशंस अपने तरह के होते हैं, उसमें बच्चे के मरने के चांसेस रहते हैं। अगर माँ RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है, तो ये जो है प्री मैरिटल काउंसलिंग, मतलब आपकी शादी के पहले ही आपका ब्लड ग्रुप आपको पता होना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बिल्कुल। और बच्चियों के लिए अगर मैं कहूँ तो क्या सुरक्षा हमको रखनी चाहिए, किस तरीके से उनकी देखभाल हमें करनी चाहिए? अगर 12-13 साल की बच्चियां हैं तो क्या ब्लड टेस्ट वगैरह माँ बाप को करवाने चाहिए, वो हमें बताएं। एक तो मैंने अभी बताया, हीमोग्लोबिन कराना चाहिए उनका, जिससे कि खून की कमी पता लगे, है ना। आजकल ओबेसिटी, PCOS के बारे में सुना होगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, ये भी बहुत कॉमन है आजकल की। जो हम लोग देखते हैं कि बच्चे जो हैं बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो ओबेसिटी, क्योंकि PCOS के कॉम्प्लिकेशंस डिलीवरी के समय बहुत रहते हैं। आजकल डिलीवरी में देखा 100 किलो, 110 किलो, 130 किलो तक की डिलीवरीज होती हैं। तो ये वज़न भी कंट्रोल करना है आपको, वज़न कंट्रोल में रखना चाहिए, एनीमिया नहीं होना चाहिए, ब्लड ग्रुप आपको पता होना चाहिए। अगर वज़न ज़्यादा है तो डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस हैं। ओबेसिटी के और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हार्ट डिजीज़ हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है आपको,
सडन डेथ सिम्बोलिज्म्स हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपने वजन को काबू में रखें, एक्सरसाइज नियम से करें, खाना नियमित कराएं, घर का बना खाना खाएं, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। तो प्रसव पूर्व देखभाल में ही आ जाएगा। प्रसव अस्पताल में करा, प्रसव पश्चात भी देखभाल बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे मनीषा जी बताई कि किस तरीके से एक माँ को केवल गर्भ धारण करने के बाद या प्रसव के समय पर अपना ध्यान नहीं देना है, अपितु पूरे समय अपने स्वास्थ्य के ऊपर जागरूक रहना है। मनोभावना जी, आपसे अगर पूछें कि आपके यहाँ पर आपके गांव के हम बात करें तो संस्थागत प्रसव ये क्या है और संस्थागत प्रसव के लिए क्या सुविधाएं सरकार देती है? जी। इसमें यह है कि संस्थागत प्रसव में ये लाभ है कि उसमें जैसे पैसे मिलते हैं मातृवंदना में, और उसमें तो क्या है, उससे भी पैसे गर्भधारण से ही आने लगते हैं जी। तो उसमें उनके लिए जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये रहता है कि वो निकाल के अपना ध्यान रख सके। जी। तो ये जो राशि है ये कितनी राशि है? ये मातृवंदना के तहत 5,000 है और संबल योजना के तहत 11,000 है। जी जी। 11,000 तो ये डिलीवरी के बाद मिलता है 11,000, और ये जो 5,000 है ये गर्भधारण से ही मिलने लगता है। बिल्कुल। तो ये राशि जो रहती है वो शुरू से ही दी जाती है माताओं को, और ये जो राशि है शायद मदद करती है माताओं बहनों को जो ग्रामीण स्तर से हैं, गरीब हैं, उनके लिए है कि वो शुरू से अपने खान पान का ध्यान दे पाएँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दे पाएँ यहाँ पर। जी। और अगर देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमने जानी है कि किस तरीके से शुरू से यहाँ पर ध्यान दिया जाता है हमारी माताओं के स्वास्थ्य के लिए, और साथ ही साथ टेस्ट, खाना पीना, टैबलेट्स, जितनी भी चीज़ें एक प्रसव के दौरान, एक गर्भधारण के दौरान चाहिए होती, वो सारी सुविधाएं यहाँ पर हमारे माताओं बहनों को दी जाती है। और मैडम आपकी तरफ हम यहाँ पर चलते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर माताओं के खान पान की, तो कई बार उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। जो खान पान है, टेस्ट वगैरह तो करते ही हैं, अस्पतालों में डिलीवरी तो होती है, पर एक उचित खान पान का क्या असर पड़ता है महिला के गर्भधारण के समय? जैसा कि मैंने बताया कि न्यूट्रिशन और खान पान बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारे पास 3 चीज़ें रहती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और साथ में मिनरल्स और विटामिन्स। तो कार्बोहाइड्रेट हमारी जो हिंदुस्तानी डाइट रहती है, खान पान में रोटी, चावल, ये इनमें ज़्यादा रहता है। तो ये चीज़ें आपको एक प्रोपोर्शन में लेना है। प्रोटीन्स भी खाना है आपको, प्रोटीन रहता है दूध, दही, चना, राजमा, छोले, नॉनवेज खाते हैं अगर तो अंडे, और इनमें रहता है। और फैट रहता है तेल, घी या तली चीज़ें जिसमें रहती हैं। तो 30% और 40% का रेशो रखें आप। कार्बोहाइड्रेट 40%, 30% प्रोटीन्स। हर मील में आपके प्रोटीन ज़रूरी है। हरी सब्जियां खाएं, सूप पिएं, दाल खाएं, आयरन कैल्शियम की गोली लें, प्रोटीन पाउडर्स मिलते हैं आपको अस्पताल से मुफ्त, वो लें। और ये चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी हेल्थ सही रहेगी, बच्चा भी अच्छा सही वेट का आएगा। बिल्कुल। तो इस तरीके से जो घरेलू चीज़ें हैं, जो हमारा घरेलू खान पान है, उनके द्वारा ही एक सुरक्षित माँ जो है वो अपने सुरक्षित बच्चे को प्रसव के दौरान ध्यान रख सकती है। और मनोभावना जी, अगर आपसे पूछें, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि प्रसव के पश्चात भी हम यहाँ पर उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम उनको देते हैं और किस तरीके से प्रसव के बाद बच्चा और माँ दोनों को सुरक्षा प्रदान की जाती है? जैसा कि आयरन और कैल्शियम की गोलियां हम गर्भधारण में ही देते हैं और उसके प्रसव पश्चात बाद भी देते हैं। माँ आयरन की गोलियां खाती रहती हैं और उनके खान पीन में ध्यान रखते हैं, जिससे कि बच्चा सुरक्षित रहे। और माँ, और उसमें देखभाल भी, मतलब वजन भी करने जाना पड़ता है, वजन भी करते हैं माँ का, बच्चे का, और उनका हीमोग्लोबिन और तापमान, ये सब देखते हैं। ये सारी चीज़ें उनको दी जाती है। जी। और अगर हम बात करें बच्चे के वैक्सीनेशन की, तो क्या उसके ऊपर भी यहाँ पर ध्यान रखा जाता है? जी, बहुत ज़्यादा। उसमें भी 1.5 माह पे टीका लगता है, फिर 2.5 माह पे लगता है, फिर 3.5 माह पे लगता है, फिर 9 माह पे लगता है, 9 माह कंप्लीट होने के बाद, फिर 1.5 साल पे लगता है, फिर 5 साल कंप्लीट के बाद लगता है, फिर 10 साल पे। और जो इसके अतिरिक्त रहता है वैक्सीनेशन, वो भी दिया जाता है, जैसे खसरा का होता रहता है बीच में, वो भी दिया जाता है। जी, मतलब कुल मिला के कि महिला को भी सुरक्षा दी जाती है, साथ ही साथ जो शिशु पैदा हुआ है उसे भी हम पूरी वैक्सीनेशंस वगैरह देते हैं, जिसके द्वारा वो बीमारियों से आगे भविष्य में सुरक्षित रहे। मनीषा जी, आपकी तरफ चलते हैं। आपसे यही एक प्रश्न होगा कि अगर हम बात करें, क्योंकि आज के समय अगर देखा जाए तो बहुत सारे रेयर डिसीजेस भी माओं को देखने के लिए मिलते हैं। पहले का समय और होता था कि घर में डिलीवरीज हो जाती थी और उसके बावजूद भी कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखने को मिलती हैं, पर समय बदला है, एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस आए हैं।
तो क्या ऐसे रेयर डिसीजेस से बचाने के लिए हमारे पास कुछ प्लान है, या गांव की स्त्रियों को हम इन बीमारियों के लिए कैसे सचेत कर सकते हैं? कुछ बीमारी जैसे हम लोग बहुत सारे प्रेगनेंसी में टेस्ट कराते हैं। सबसे पहले तो एनीमिया, मैंने बताया कि खून की कहते हैं 12 तो रहना चाहिए आपका हीमोग्लोबिन। 3 तरह के एनीमिया होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो कम जो रहता है 6-7 ग्राम भी देखा गया ग्रामीण, तो खून की कमी सबसे पहला है ना। फिर दूसरा आप शुगर, अगर मोटापा रहेगा तो डायबिटीज़ हो सकती है, तो उसके लिए आपके टेस्ट होता है शुगर की और HbA1c की जाँच। फिर कुछ छूत की बीमारियाँ रहती हैं, इन्फेक्शस डिजीजेज, जिसमें VDRL, HIV है ना, जिसको एड्स कहते हैं, वो है, VDRL है, हेपेटाइटिस बी। आजकल लोग एक ही ड्रिप से, गाँव में देखा गया है कि एक ही ड्रिप से सबको इंजेक्शंस लगा देते हैं, तो हेपेटाइटिस बी भी बहुत कॉमनली मिलता है। फिर कुछ जेनेटिक डिजीजेज आ गए जिनकी की जांच अब सोनोग्राफी में हो जाती है। जेनेटिक डिजीजेज में मेंटल रिटार्डेशन, डाउन सिंड्रोम के बारे में सुना होगा आपने, तो डाउन सिंड्रोम है, ट्राइजोमी 21। तो जेनेटिक डिजीजेस का भी आजकल टेस्ट हो गया, कुछ मार्कर्स हैं जो सोनोग्राफी में, जिसको कि हम लोग NT-NB स्कैन होते हैं। वैसे तो ये शहर में तो पब्लिक अवेयर है, गाँव का मुझे नहीं पता, ये लोग NT-NB स्कैन, डुअल मार्कर्स होते हैं वो कराते हैं। टारगेट स्कैन होता है 20 हफ्ते में। फिर बाद में हम बच्चे की ग्रोथ देखने के लिए स्कैन्स करते हैं। ये सोनोग्राफी ज़रूर कराएं खून की जांच के अलावा। थायराइड एक कॉमन डिजीज़ है, जिससे कहते हैं कि अगर थायराइड आपका बढ़ा हुआ, घटा हुआ रहता है, जिसमें TSH बढ़ा रहता है, तो बच्चा जो है आपका मेंटली थोड़ा सा उसका लेवल IQ कम होगा। तो अगर आप अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा चाहते हैं तो थायराइड टेस्ट भी कराना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर मनीषा जी बताई कि किस तरीके से गंभीर बीमारियों को लेकर पहले से ये बचाव हमारी माताएं रख सकती हैं यहाँ पर। और अब बात करती हूँ वापस आपसे ही, क्योंकि अगर हम गीत संगीत की बात ना करें तो कार्यक्रम अधूरा रहता है। और आप क्योंकि एक गायिका भी हैं, तो इस मौके पर जहाँ पर हम मातृत्व सुरक्षा की बात कर रहे हैं, कुछ खास अगर आप सुनाएंगी तो कार्यक्रम हमारा सज जाएगा यहाँ पर। तो एक ऐसा गीत जो हमारे स्त्री रोग विशेषज्ञ की राष्ट्रीय संस्था है, फॉक्सी जिसको कहते हैं, उसके अंतर्मन का गीत है, और ये जावेद अख्तर द्वारा लिखा गया है और इसको अलका याग्निक ने गाया। मैं गाने की कोशिश करती हूँ जी। कहता है ये मन, करना है जतन, कहता है ये मन, करना है जतन, कुछ करके दिखाना है, वो दीप के जिसमें मोती है, वो सीप के जिसमें मोती है, हर आंधी से हर तूफान से हमें उसको बचाना है, हमें उसको बचाना है, कहता है ये मन, करना है जतन। हर जननी को, हर माँ को हमसे प्यार मिले, पाए वो सुरक्षा उसको ये अधिकार मिले, जिस डाली पे कलियां आए उसे आहार मिले, सम्मान मिले, सत्कार मिले, कहता है ये मन, करना है जतन, और करके दिखाना है। हम सब ने कभी जो ली थी शपथ, अब उसको निभाना है, वो करके दिखाना है, कहता है ये मन, करना है जतन। माँओं के लिए, ममता के लिए इसे स्वर्ग बनाना है, इसे स्वर्ग बनाना है, कहता है ये मन, करना है जतन, कहता है ये मन,
करना है जतन। बहुत खूब, बहुत खूब। आज के दिन के लिए ये गाना बिल्कुल सटीक है कि करना है जतन, यहाँ पर किस तरीके से हमें मातृशक्ति को, मातृत्व को एक सुरक्षा प्रदान करनी है। बहुत खूब मनीषा जी। और यहाँ पर आप हमारे कार्यक्रम में आई और इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने आज हमें दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही साथ मनुभावना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आंगनवाड़ी क्षेत्र से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो भी कार्य करते हैं उनके बारे में आपने भरपूर जानकारियाँ यहाँ पर दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा कार्यक्रम? यहाँ माँ सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक भावना है जिसमें बहुत कुछ अंतर्निहित है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे देश की माताएं जो हैं वो सुरक्षित होंगी, हम उन्हें सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, नमस्कार।